हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, इसी तरह से मैं डेली आपके लिए 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आता हूं। तो अगर आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से पिछले सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के वह स्रोत जो बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऊर्जा के वह स्रोत जो काफ़ी समय पहले से जमा हुए हैं, जिनको बनने में लाखों साल लग गए हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, और इनको अगर ख़त्म हो जाए तो जल्दी से इनको बनाया नहीं जा सकता, तो ऐसे सोर्सेज को कहते हैं गैर नवीकरणीय स्रोत या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनसे जल्दी से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, यानी कि वे नवीकरण करने की क्षमता रखते हैं, उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत एनर्जी। ये सभी क्या है? ये सब जो है नवीकरणीय हैं, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और इधर जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, जैसे कि ऑयल है, कोयला है और न्यूक्लियर पावर है और नेचुरल गैस है, तो ये सभी क्या है? ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय फ्यूज निम्न में से किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो दोस्तों, फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और ये किससे बना होता है? क्वेश्चन आता है, फ्यूज किससे बना होता है? तो फ्यूज बना होता है टिन से बना होता है और लेड से बना होता है। टिन और लेड से बना होता है। टिन का सिंबल होता है SB और लेड का क्या होता है? PB। तो टिन और लेड से बना होता है। क्वेश्चन आता है कि जो फ्यूज होता है, अच्छा फ्यूज, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो जो अच्छा फ्यूज होता है उसमें प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। और इसके अलावा गलनांक इसका कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक कम होगा तो ये जल्दी पिघल जाएगा, और इसीलिए जो है इसको सर्किट में लगाया जाता है कि करंट अगर ज़्यादा आ जाए तो ये पिघल जाता है और इससे जो है सर्किट ब्रेक हो जाता है और बाकी जो उपकरण है वो जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका गलनांक कम होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और भी उपकरण है, जैसे कि आयरन है, ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। बल्ब और रूम हीटर और जो इलेक्ट्रिक केतली होती है, तो ये सभी जो जो भी मतलब गर्म होने वाली चीज़ें होती हैं विद्युत से, वो सभी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया क्या होती है? तो संगमरमर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो संगमरमर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और जब इसकी क्रिया होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसकी क्रिया होगी तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, और इसके अलावा H2O यानी कि वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की जब क्रिया होती है तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो यह किस समूह से संबंधित होता है? तो दोस्तों, अगर किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? तो मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम किस ग्रुप का तत्व होता है? तो सेकेंड ग्रुप का तत्व होता है और तीसरे आवर्त का। ठीक है, सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड, तीसरे आवर्त का ये तत्व होता है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में और कौन कौन से तत्व होते हैं? तो सेकेंड ग्रुप की जो शॉर्टिक है वो है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
ठीक है, तो ये सॉल्टिक है, इससे आप इन सभी तत्वों को याद रख सकते हैं। ये है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंटियम, और ये है बेरियम, और ये है रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किस समूह से संबंधित है, तो दूसरे समूह से, सेकेंड ग्रुप से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है, हरा हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता, या नीला हो जाता है, या लाल हो जाता है। तो पीएच पेपर क्या होता है, तो पीएच पेपर ये लिटमस पेपर की तरह नहीं होता है। लिटमस पेपर से सिर्फ आप अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं, इससे आप पीएच मान भी बता सकते हैं। ठीक है, पीएच मान इससे बता सकते हैं। इसमें जो है ये स्ट्रिप होती है, इसको अम्ल या क्षार में जब डुबोते हैं तो ये अलग अलग कलर देता है। ठीक है, और हर कलर के लिए अलग अलग पीएच मान होता है। यहाँ पे 1 से लेकर के 14 तक पीएच मान के लिए अलग अलग कलर दिए गए हैं, तो जो कलर देगा उसके अकॉर्डिंग उसका पीएच मान डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान आपको पता होगा 1 से 14 तक होता है। 7 जिसका होता है वो उदासीन होता है, और 7 से हम जितना कम जाते हैं वो विलेन उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाता है, और जितना हम 14 की तरफ बढ़ेंगे उतना जो है वो विलेन कैसा होता जाएगा, क्षारीय होता जाएगा। तो अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको पीएच पेपर की पट्टी पर रखेंगे तो ये कैसा कलर देगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्षारीय होता है। तो ये पीएच पेपर की पट्टी पर रखने पर कैसा कलर देगा, तो ये कोई कलर नहीं देगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्षारीय है तो कोई कलर क्यों नहीं देगा, तो जो पीएच पेपर होता है या कोई भी लिटमस पेपर हो या कोई भी इंडिकेटर हो, वो कलर अपना इसलिए चेंज करता है क्योंकि वो जो अम्ल है या क्षार है उसमें मौजूद आयंस के कारण जो है वो अपना कलर चेंज करता है। ठीक है, तो जो अम्ल होता है, अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन होता है और क्षार में OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, और आयनीकरण तभी हो पाता है जब वो जो पदार्थ है वो जल के संपर्क में आता है। ठीक है, जल के संपर्क में नहीं आएगा तो जो आयन है वो फ्री नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयनीकरण नहीं हो पाएगा बिना जल के संपर्क में आए। केवल अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर पीएच पेपर पर रखेंगे तो इस कारण से कलर नहीं चेंज होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय घोल हो, इसको पानी में मिलाकर पीएच पेपर की पट्टी पर रखेंगे या पीएच पेपर को गीला करके सोडियम बाइकार्बोनेट से टच करेंगे, तब जो है इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ कैसी ज्वाला प्रदान करते हुए जलते हैं। तो जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं ये अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ये ऑक्सीजन में जलते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कैसे जलते हैं, तो अगर इनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती है पर्याप्त मात्रा में तो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। नीली ज्वाला के साथ जलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन हो जाता है, और ब्यूटेन और प्रोपेन, ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन ये जो है आपका एलपीजी में होता है। एलपीजी में मेनली ब्यूटेन होता है और कुछ मात्रा में प्रोपेन भी होता है। और मीथेन जो होता है, मीथेन किस में होता है, तो ये सीएनजी जो होती है उसमें, और बायोगैस में मीथेन होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इनको अगर आप जलाएंगे पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये जो है नीली ज्वाला के साथ जलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका रहती है। तो पित्त यानी कि बाइल जूस, इसको क्या कहते हैं, बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। तो ये पाचन के दौरान इसकी क्या भूमिका रहती है, तो पित्त रस जो है वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पायसीकरण का मतलब क्या होता है, ये वसा को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है ताकि जो एंजाइम्स हैं उन्हें वसा का पाचन करने में आसानी रहे। ठीक है, वसा का पाचन अच्छा कौन सा एंजाइम करता है, तो वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, वसा को ये वसीय अम्लों में तोड़ देता है, फैट को किस में तोड़ता है, फैटी एसिड्स में। और जो पित्त रस है ये कहाँ पे बनता है, तो पित्त रस बनता है लीवर में। ठीक है, ये लीवर है, तो लीवर में जो है पित्त रस का स्रावण होता है लीवर से। और ये एकत्र कहाँ पे होता है, तो ये एकत्र होता है
गाल ब्लैडर, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, तो पित्ताशय में ये एकत्र होता है और बनता है लिवर यानी कि यकृत में ये बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स ये अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, जिनको संकेतक या अम्ल क्षार सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सुगंध संकेतक बताना है, सुगंध संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुगंध संकेतक किसको कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनकी स्मेल से जो है हम अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं, उनको सुगंध संकेतक कहते हैं या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो प्याज का भी उपयोग जो है सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्याज में एसिड हम मिलाते हैं तो प्याज की स्मेल जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्मेल उसकी वैसे ही बनी रहती है, लेकिन अगर प्याज को अगर आप क्षार में मिलाएंगे तो प्याज की स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी स्मेल को लॉस कर देता है। और इसी तरह से वेनिला होता है, वेनिला जो है अम्ल के साथ इसकी स्मेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्षार से जब इसका रिएक्शन होता है तो इसकी स्मेल जो है चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन में वेनिला दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वेनिला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रायोफाइटा समूह का नहीं है? तो ब्रायोफाइटा, इनको जो है पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। ये जो पौधे होते हैं ये ज़मीन में होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ज़्यादातर ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन में मर्केंटिया, रिकिया और फ्यूनेरिया ये सभी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह के ये पौधे हैं। और कारा दोस्तों ये शैवाल होता है। ठीक है, ये शैवाल होता है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारा शैवाल होता है यानी कि एल्गी होता है। और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्या है? ये है लेज्यूनिया, और ये क्या है? पॉलीट्रिकम, ये है मर्केंटिया, ये है पेलिया, ये रिकिया है, और ये है एंथ्रोसेरोस। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये ब्रायोफाइटा समूह के पौधे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी होने पर उसकी तरंग दैर्ध्य होगी? तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये जो है तरंग दैर्ध्य के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग दैर्ध्य के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? ये पहले से आधी हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले से आधी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है हर्ज। और तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या होती है? तो तरंग दैर्ध्य की मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो 17वें ग्रुप से कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? दिया गया ब्रोमीन, स्टेंटाइन, आयोडीन और रेडोन। तो 17वां ग्रुप की ट्रिक मैंने आपको कई बार बताई है। 17वां ग्रुप जिसको हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये जो है शॉर्टिक होती है, फिर कल बाहर आई आंटी। एफ से होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंटाइन। ठीक है, तो ये जो है 17वें ग्रुप के तत्व होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, स्टेंटाइन और आयोडीन, ये तीनों जो है 17वें ग्रुप के तत्व हैं। लेकिन दोस्तों ये रेडोन, ये किस ग्रुप का तत्व है? तो ये 18वें ग्रुप का तत्व होता है। ठीक है, 18th ग्रुप का ये मेंबर होता है। 18th ग्रुप में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसकी शॉर्टिक मैंने आपको बताई थी, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन। तो इसमें जो है ये रेडोन है। तो रेडोन जो है 18वें ग्रुप का है, जिसको अक्रिय गैसों का ग्रुप कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं। और 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, इसमें बताना है ये किस तरह की अभिक्रिया है। ठीक है, ये किस तरह की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे दिया गया है, ये है आयरन Fe, और फिर है कॉपर सल्फेट, और फिर है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। तो यहाँ पे ये किस तरह की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फेरस है और इसने जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद जो है यहाँ पे सल्फेट के साथ हो गया, तो ये बन गया फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर को ये विस्थापित कर देता है, कॉपर अकेले हो जाता है। तो इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो यहाँ पे जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पे खुद आ जाता है और बन जाता है फेरस सल्फेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है। तो हाथी पाँव जिसको फाइलेरिया कहते हैं, फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हाथ पाँव फूल आते हैं इंसान के, तो ये जो है होता है फाइलेरियल वर्म से होता है। ठीक है, फाइलेरियल वर्म से होता है और कई तरह के फाइलेरियल वर्म्स होते हैं, लेकिन 90% केसेस में ये वाउचेरिया नाम का एक कृमि होता है, वाउचेरिया नाम का कृमि होता है, तो उसके द्वारा जो है फाइलेरिया होता है। और इसकी वाहक कौन होती है, तो इसकी वाहक होती है क्यूलेक्स नाम की मादा मच्छर, मादा मच्छर होती है क्यूलेक्स, तो उसके काटने से फाइलेरिया हो सकता है। और कृमि कौन सा होता है, तो वाउचेरिया। मच्छर के काटने वाले और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो एक होता है मलेरिया, मलेरिया ये जो है किससे होता है, तो ये जो है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण ये फैलने वाला रोग है। और इस प्रोटोजोआ की वाहक कौन होती है, तो एनाफिलीज मच्छर होती है। कौन सी मच्छर होती है, एनाफिलीज मच्छर होती है। ठीक है, जो कि मादा एनाफिलीज होती है। और इसके अलावा जो है डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और येलो फीवर, ये सभी किससे होते हैं, तो ये सभी एडीज मच्छर के काटने से होती हैं। ये है एडीज मच्छर। ठीक है, तो इसके काटने से होती हैं और ये सभी जो है वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। कौन कौन सी, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और किस मच्छर के काटने से होती हैं, तो एडीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, एडीज से ये सभी बीमारियां होती हैं चारों, और मलेरिया होता है एनाफिलीज से, और फाइलेरिया किससे होता है, तो क्यूलेक्स से होता है। ठीक है, और तीनों जो है मादा मच्छरों से के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक 12 ग्राम की गोली एक बंदूक से दागी जाती है। गोली बंदूक से निकलने में 0.006 सेकेंड लेती है और 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छूटती है। बंदूक द्वारा गोली पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बल का मान बताना है। ठीक है, बल का मान क्या होता है, F इक्वल टू होता है M/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोली का द्रव्यमान M दिया गया है 12 ग्राम, 12 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो है क्या है, ये दी गई है एक बंदूक है, यहाँ पे जो है इसकी गोली लगी हुई है, इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान 12 ग्राम है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आती है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आती है तो 0.006 सेकेंड का टाइम लगता है। और इसके बाद ये 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चली जाती है। तो अब जो है एक्सेलरेशन का मान क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होता है v-u/t। v क्या होता है, अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और t क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो इसका जो गोली है इसका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यहाँ पे दिया ही गया है। प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग ये शुरुआत में इसकी स्पीड 0 रही होगी। ठीक है, ये गोली जो है रुकी रही होगी, 0 की स्पीड इसकी रही होगी, तो u का मान हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0 और v का मान कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 0.006 सेकेंड लगा। और उसके बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, 300 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यहाँ से जो है 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड ये हो गया v का मान। और t कितना दिया गया है, 0.006 सेकेंड ये टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v दिया गया है 300 और माइनस u, तो 300 माइनस u क्या हो जाएगा, 0। तो 300 में से 0 जाएगा तो 300 ही रहेगा, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर जो है टाइम कितना दिया गया है, 0.006 सेकेंड। पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 3 0 लग जाएगा। ठीक है, और 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 4 0 और लग जाएंगे, तो ये आ गया 50,000। ठीक है, 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का मान। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, m कितना दिया गया है, 12 ग्राम, तो इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा क्योंकि SI यूनिट किलोग्राम होती है। तो 12 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, तो 50,000 जो है हमने निकाला है 50,000। यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 और 1 0 और, तो 600 न्यूटन ये आ जाएगा। ये बल जो है बंदूक द्वारा गोली पर लगाया जाएगा।
तो राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 600 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यहाँ पे 56, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व कौन सा है? तो ये है बेरियम। ठीक है, बेरियम ये सेकेंड ग्रुप का तत्व है। और सेकेंड ग्रुप जो है किस ब्लॉक में आएगा? तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप होता है ये होता है एस ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक होता है इसके बाद, पी ब्लॉक होता है यहाँ से यहाँ तक 13वें ग्रुप से लेकर के 18वें ग्रुप, 13वें ग्रुप से लेकर के 18वें ग्रुप तक होता है पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक होता है। और यहाँ पे ये थर्ड ग्रुप है और यहाँ पे है 12th ग्रुप। तो थर्ड से लेकर के 12th ग्रुप तक होता है डी ब्लॉक, थर्ड से 12वें तक होता है डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक होता है, इसके अलावा 4 ब्लॉक होते हैं टोटल, एस पी डी एफ। तो एफ ब्लॉक होता है यहाँ पे नीचे, तो ये होता है एफ ब्लॉक। नीचे 2 रो हैं, तो जो पहली रो होती है इसको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज, और जो दूसरी रो है ये होती है एक्टिनाइट सीरीज। दोनों में 14 एलिमेंट होते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जो कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था 56 वाला, तो 56 वाला किस में है? तो ये है एस ब्लॉक में। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में है, तो फर्स्ट और सेकेंड कौन सा होता है? एस ब्लॉक होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण ये किस तापमान पर होता है? जमाव बिंदु पर होता है, या क्वथनांक पर, या गलनांक पर, या सभी तापमान पर? तो जो वाष्पीकरण है ये सभी तापमान पर होता है। ठीक है, सभी तापमान पर होता है। एक तो होता है कि जल को अगर हम उबालते हैं, ठीक है, उबालते हैं तो पानी जो है भाप बन के उड़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो है वाष्पीकरण हो जाता है। और एक जो है समुद्र, नदी या तालाब या कहीं भी पानी भरा होता है, वो भी धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। ठीक है, भाप बन करके उड़ता रहता है। कपड़े जो है हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो वो सूख जाता है, क्योंकि उसका जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पर होता ही रहता है। ठीक है, तो ये सभी तापमान पर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग कहाँ पर स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म होते हैं आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं इनके बीजों पर आवरण होता है और इनमें फूल खिलते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पौधे में इनके बीजों पर आवरण होता है और इनमें जो है फूल खिलते हैं। ये हैं एंजियोस्पर्म, तो इनमें फूल होंगे और बीजों पर आवरण होगा। और जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, तो इनके बीजों पर आवरण नहीं होता और ना ही फूल खिलते हैं। ठीक है, और जो भी प्लांट किंगडम के जो पौधे होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या एल्गी यानी कि शैवाल, तो किसी में और किसी में फूल नहीं होते हैं। फूल केवल किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं, यानी कि आवृत बीजी में। ठीक है, तो इनके जो है प्रजनन भाग होते हैं ये कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये फूलों में ही होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग कहाँ पर होते हैं? फूल में ही होते हैं। और किस नाम से होते हैं? तो एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। पुंकेसर जो है, पुंकेसर ये नर प्रजनन भाग होता है और स्त्री केसर ये मादा प्रजनन भाग होता है। स्त्री केसर होता है मादा प्रजनन भाग और पुंकेसर होता है नर प्रजनन भाग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में जो है प्रजनन भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है? तो एक्वारेजिया जो है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और ये किस अनुपात में होता है? तो ये 1:3 के अनुपात में होता है, 1:3 के अनुपात में होता है। 1 होता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ये होता है 1 के रेशियो में, और HCl होता है 3 के रेशियो में। तो इनका जो अनुपात है 1:3 के अनुपात में होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं, और इसको अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। और ये किस काम में आता है? तो ये गोल्ड और प्लेटिनम आदि धातुओं को गलाने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:3। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जिसको धावन सोडा भी कहते हैं। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी कि मॉलिकुलर मास निकालना है। तो यहाँ पे सोडियम का जो है एटॉमिक मास क्या होता है? तो इसका एटॉमिक मास होता है 23U, और इसके 2 एटम है तो 23 × 2 हो जाएगा। कार्बन का एक ही एटम है
और कार्बन के एक एटम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो 12U होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो 16U होता है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 दूना 46 प्लस 12 और प्लस 16 तो यहाँ 48। 48 12 कितना हो जाएगा, 60, और 60 में 46 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 106U। ठीक है, 106U इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। दिया गया है स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। यहाँ पे स्कैंडियम दिया गया है तो ये गलत कथन है। और फिर दिया गया है कॉपर, और ये है गोल्ड, और ये है आर्सेनिक। तो कॉपर, गोल्ड और आर्सेनिक दिया गया है मुद्रा धातुएं। तो मुद्रा धातुएं जो होती हैं ये 11वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनको मुद्रा धातुएं या क्वाइनीज मेटल्स कहते हैं। और इसमें जो है कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें कॉपर होता है और गोल्ड होता है और सिल्वर होता है। ठीक है, कॉपर, ऑरम और अर्जेंटम, यानी कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर होता है। इसमें ये नहीं होता है। ठीक है, और फिर दिया गया हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। तो हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, ये कथन सही हो जाएगा। क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो आयनीकरण की क्षमता यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन आते हैं, तो आयनीकरण की क्षमता जो है घटती है। ठीक है, तो जो हीलियम होता है ये सबसे दाईं तरफ होता है और सबसे ऊपर भी होता है। तो यानी कि इसकी आयनीकरण की क्षमता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। और फिर दिया गया है स्कैंडियम, और ये है फ्रांसियम, और ये क्या है Hg यानी कि पारा, मरकरी, गैलियम, और ये है ब्रोमीन। ये सभी लिक्विड हैं। तो ये सभी लिक्विड नहीं है। इसमें से Hg यानी कि जो पारा होता है, पारा क्या है, पारा जो है मेटल है, धातु है, जो कि सामान्य ताप पर भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। और ब्रोमीन ये नॉन मेटल है, अकेली ऐसी नॉन मेटल है, यानी कि अकेली ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया गैलियम। तो गैलियम जो है ये धातु होती है और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन इसको अगर हम हथेली पर रखते हैं तो ये पिघल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा स्कैंडियम और फ्रांसियम ये सभी जो है ठोस अवस्था में होती हैं। तो ये कथन भी गलत है, केवल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो फ्लोएम जो है पौधे में जटिल ऊतक का एक प्रकार होता है। पौधे में दो तरह के जटिल ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जाइलम जो है पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है, और फ्लोएम का कार्य होता है पौधे के विभिन्न भागों में फूड पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जा से जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फूड यानी कि खाद्य पदार्थों का प्रवाह करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्यों का प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आपको पता होगा कि सूर्य को एनर्जी जो मिलती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से मिलती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर के हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसी से जो है सूर्य को या अन्य जो तारे हैं उनको एनर्जी मिलती है, और हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो यहाँ पे सूर्य के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के एलोट्रोप होते हैं दो, एक होता है ट्राइटियम और एक होता है ड्यूटेरियम। दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं, और इसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो। तो उत्प्रेरक कौन से पदार्थ होते हैं, तो उत्प्रेरक जो है ये अभिक्रिया में डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं, या तो ये अभिक्रिया को तेज कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, और ज़्यादातर ये अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, तेज कर देते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे धीमा भी दिया गया है, मंद कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, ज़्यादातर तेज कर देते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं या कैटालिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में जो है स्वर यंत्र होता है लेरिंग्स, तो उसके पास जो है छल्ले मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं उपास्थियों से।
उपास्थि जिसको कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो है क्या होता है, तो ये इलास्टिक टिश्यू होता है, ठीक है। ये जो हमारा कान होता है हम इसको थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, नाक को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, तो ये जो है किससे बना होता है, ये भी उपास्थियों से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो जो गले में छल्ले होते हैं ये भी कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल से बना होता है और ये पौधे में सरल ऊतक का प्रकार है, ठीक है। ये सरल ऊतक का प्रकार है, डेड सेल से बना होता है। और जो पेड़ पौधों की कठोर छाल होती है, जो नारियल का छाल होता है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे अखरोट के ऊपर का जो कवर होता है कठोर सा, या बादाम के ऊपर का जो कवर होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये डेड सेल से बनी होती हैं, ठीक है। डेड सेल से जो ऊतक बना होता है स्क्लेरेनकाइमा, तो उससे ये सब बने होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का कार्य क्या होता है, तो ये पौधे के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और इसके अलावा दो और सरल ऊतक होते हैं, एक होता है पैरेनकाइमा और एक होता है कोलनकाइमा। एरनकाइमा जो होता है ये पैरेनकाइमा का ही एक प्रकार होता है। तो जो पैरेनकाइमा होता है ये जो है प्रकाश संश्लेषण और फूड स्टोरेज आदि में मदद करता है। कोलनकाइमा की बात करते हैं तो कोलनकाइमा ये संरचना प्रदान करता है पौधों को, ठीक है, संरचना प्रदान करता है। और पैरेनकाइमा तो ये फूड स्टोरेज और प्रकाश संश्लेषण आदि में मदद करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।